हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th का एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। और यह चैप्टर आपके परीक्षा के लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, सीटेट जो एग्ज़ाम होती है उसमें पर्यावरण से 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए हम आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4th का जो एनसीईआरटी ईवीएस होती है वह किताब आपके सामने लेकर आया हूँ। और किताब में जितने भी आपको पेडागोजी और कंटेंट जो पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में 30 नंबर का, उसी को देखते हुए आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ संपूर्ण पाठ का निचोड़ क्लास 4th का एनसीईआरटी ईवीएस। फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास 4th का एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 4th का एनसीईआरटी बुक के जितने भी कंटेंट और पेडागोजी है वो सभी को इस वीडियो में आज हम समाप्त कर देंगे। फिर दोबारा आपको क्लास 4th का ईवीएस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज हम संपूर्ण पाठ का निचोड़ लेकर आपके सामने आए हैं। नोट्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी बेसिस क्लास 4th का ईवीएस। पहला पॉइंट आपके सामने, बांस और रस्सी से बने पुल। पहला पॉइंट है आपके सामने, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपसे, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा असम में। असम में इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। असम में बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है आपके सामने ट्रॉली है। देखिए, ट्रॉली क्या होता है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है। ट्रॉली क्या होता है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है। ट्रॉली क्या होता है? एक लकड़ी से बना हुआ झूला टाइप का होता है, झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है। ट्रॉली जो होता है वह लोहे की रस्सी से बांधी हुई रहती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। और ट्रॉली में एक पुली लगा रहता है, ठीक है, नचने वाला घिरनी टाइप का। उसी के सहारे क्या है, वह सरकते रहता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। किस में? ट्रॉली में। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह आएगा कि ट्रॉली क्या होता है? तो एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो कि रस्सी पर लगी होती है। ठीक है, रस्सी से बंधी होती है और पुली की मदद से वह रस्सी पर क्या होता है, सरकते रहता है और उस ट्रॉली में 4-5 बच्चे बैठ सकते हैं। ये तो हुआ ट्रॉली की बात। अगला है आपका जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी क्या होता है फ्रेंड्स? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है। जुगाड़ गाड़ी जो होता है वह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जुगाड़ गाड़ी कैसा होता है? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है सीमेंट का पुल।
यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। सीमेंट का जो पुल होता है वह किससे बना होता है? तो ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं सीमेंट का पुल। अगला टॉपिक है आपके सामने, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम जो है यह केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम क्या है? नाव है, ठीक है। वल्लम क्या है? नाव है, और यह केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वल्लम जो होता है लकड़ी की बनी छोटी नाव है, ठीक है। तो वल्लम क्या है? तो वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव है, और यह कहाँ चलती है? तो केरल में। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनेगा कि केरल में जो नाव चलती है, केरल में जो नदी पार करने के लोग जिस नाव का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? तो वल्लम। याद रखिएगा, वल्लम, ठीक है, याद रहेगा ना, वल्लम है नाम। केरल में नदी पार करने के लिए जिस नाव का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? वल्लम है, ठीक है, वल्लम है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला पॉइंट है ऊंट गाड़ी। देखिए ऊंट गाड़ी क्या होता है? राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रात में भी चल सकती है। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी क्या है? चल सकती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो ऊंट गाड़ी में बैठकर। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनेगा, राजस्थान में बच्चे स्कूल किस से जाते हैं? तो ऊंट गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है? रेत ही रेत पाए जाते हैं, और वहाँ पर ऊंट जो होता है ना, वहाँ पर ऊंट की सवारी की जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठ कर के स्कूल जाते हैं। कहाँ के बच्चे? राजस्थान के बच्चे। अगला है आपका, अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला पॉइंट है मैदानी इलाकों के, अगला है आपका बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी क्या होता है? मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। आप देखते होंगे कि मैदानी गांव जो होता है, जहाँ पर मैदानी इलाके होता है, वहाँ पर अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले जो गाड़ी होता है उसको कहते हैं बैलगाड़ी होता है, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रहा बैलगाड़ी के बारे में। अब आपका अगला यहाँ पर आ गया, आपका यहाँ पर एक अगला है आपके सामने, हाथी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हाथी के बारे में पढ़ते कि हाथी क्या है। हाथी के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में जानिए कि हाथी क्या होता है। हाथी जो होता है, पहला पॉइंट है, एक बार हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनेगा कि हाथी एक दिन में कितना पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो एक दिन में खाता है 100 किलो से अधिक, 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ हाथी एक दिन में खा लेता है। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो 100 किलो से ज़्यादा। अगला पॉइंट है आपके सामने, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी बहुत ही वह कम आराम करता है। एक दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटा। परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाएगा, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो 2 से 4 घंटे सोता है। और वह कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है एक दिन में? 100 किलो से ज़्यादा। याद रखिएगा इस बात को।
अगला पॉइंट है आपके सामने। अगला पॉइंट है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर की ठंडक मिलती है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि उससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपसे, हाथी के कान कैसा होता है, तो पंखे के समान होता है, पंखे जैसे होते हैं, ठीक है। जो कि गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है, ठीक है। हाथी के कान कैसा होता है, पंखे जैसे होता है, याद रखिएगा। हाथी का कान कैसा होता है, पंखे जैसे होता है, जो कि गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है, ठीक है। हाथी के कान कैसा होता है, पंखे जैसे, ठीक है। और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला बिंदु है आपके सामने, अगला पॉइंट है 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपसे, 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो 200 किलोग्राम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा अपने दिमाग में। अब आपका अगला पॉइंट है हाथी का झुंड। वो तो पढ़े हम हाथी के बारे में कि हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेता है। उसके बाद 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है 200 किलोग्राम होता है। उसके बाद हाथी का कान पंखे के समान होता है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो वो तो पढ़े हाथी के बारे में। अब पढ़ेंगे हाथी का झुंड। चलिए, पहला पॉइंट है हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड में कौन कौन रहते हैं, तो केवल हथनी और उसका बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। अगला पॉइंट है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। उस झुंड में जो बच्चे होते हैं और हथनियाँ जो होती है वो झुंड की पूरा क्या होता है, नेता होते हैं, नेतृत्व करती है। झुंड का नेतृत्व कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हाथियों के झुंड में नेतृत्व कौन करता है, तो बुजुर्ग हथनी करती है, ठीक है। बुजुर्ग हथनी करती है झुंड का नेतृत्व, ठीक है। और झुंड में कौन रहता है, हथनियाँ और उसके बच्चे रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला पॉइंट है हाथी एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं, ठीक है। और उस झुंड का नेतृत्व कौन होता है, कौन करता है, बुजुर्ग हथनी करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी रहते हैं और बच्चे रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर चलिए। अगला पॉइंट है आपके सामने 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देता है। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपके एग्जाम में कि कितने साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, तो 14 से 15 साल तक के हाथी जो होता है वह झुंड में रहता है, ठीक है। 14 से 15 साल तक का हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, झुंड को छोड़ देता है। अगला टॉपिक है आपके सामने हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी परेशानी आने पर क्या करता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। ये तो हाथी के बारे में पढ़ लिए। अब आपका है राजस्थान जोधपुर खिजरती गांव। राजस्थान जोधपुर खिजरती गांव। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान के जो जोधपुर है खिजरती गांव क्या है। राजस्थान के इस खिजरली गांव में खिजरी के बहुत से पेड़ थे। राजस्थान के खिजरली गांव में खिजरी के बहुत पेड़ थे। खिजरी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। खिजरली गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर में, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिला में, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिला में कौन सा गांव पड़ता है, खिजरली गांव पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारे खिजरी के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। और खिजरी गांव के लोग जो होता है ना, वो पेड़ों को कटने से
क्या करता है, वहाँ पेड़ काटना मना है, ठीक है, खिजरी गांव में। और वहाँ के लोग जो होता है वो पेड़ों को बचाने के लिए 3 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपसे कि खिजरी कहाँ है, खिजरली गांव कहाँ है, तो यह राजस्थान के जोधपुर जिला में पड़ता है खिजरली गांव। और वहाँ के लोग, और वहाँ पेड़ काटना क्या है, प्रतिबंध है। वहाँ के लोग पेड़ कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आज से 3 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों को और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि खिजरली जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजरली नामक एक गांव है, और वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। और यह बिश्नोई जो होते हैं यह पेड़ों को और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के जोधपुर एक जिला है जहाँ पर एक गांव है, राजस्थान के जोधपुर जिला में एक गांव है खिजरली, और वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। और यहाँ के लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने, अगला टॉपिक है रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। रेगिस्तान होते हुए भी यह इलाका कैसा है, हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। कहाँ पर, खिजरली गांव में, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक खिजरली गांव है जहाँ पर खिजरी का बहुत सारे वृक्ष क्या है, पेड़ मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। कहाँ पर, खिजरली में, खिजरी नामक वृक्ष मिलता है खिजरली गांव में। वहाँ पर शिकार और पेड़ काटना निषेध है। कहाँ पर, खिजरली, राजस्थान के जोधपुर में खिजरली नामक एक गांव है जहाँ पर वहाँ के लोग क्या कहलाता है, बिश्नोई कहलाता है। और वहाँ पर पेड़ काटना और जानवरों को शिकार करना बिल्कुल क्या है, प्रतिबंध है, निषेध है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। कहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, खिजरली का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है खिजरी। वो तो पढ़े हम खिजरली के बारे में कि खिजरली गांव कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है खिजरली गांव। वहाँ के लोग क्या कहलाता है, तो बिश्नोई कहलाता है। बिश्नोई लोग क्या करते थे, तो पेड़ और जानवरों को रक्षा करते थे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट आपका है खिजरी। खिजरी क्या है, खिजरी क्या है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। खिजरी का पेड़ जो होता है यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, किसको, खिजरी पेड़ को, ठीक है। खिजरी पेड़ जो है यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, जैसे राजस्थान हुआ, वहाँ पर अधिक आपको मिलेगा यह पेड़ खिजरी, ठीक है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इस पेड़ की छाल क्या है, दवा के काम आती है। और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनेगा कि खिजरी जो वृक्ष है वह कहाँ पाया जाता है, तो खिजरी नामक वृक्ष जो होता है ना, यह आपको राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में मिलता है। और इसको अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। खिजरी जो लकड़ी होता है, ठीक है, खिजरी का जो पेड़ होता है इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने, पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है, पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। इसी में क्या है कि जो खिजरी का जो पेड़ होता है उसकी फलियां सब्जी के काम आती है, पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में क्या करता है, बच्चे खेलता है, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट है, खिजरी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खिजरली गांव में मिलते हैं। अभी बस जस्ट आपको बताए हैं कि खिजरी का पेड़ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में जोधपुर एक ज़िला है, और उस ज़िले में एक गांव का नाम है खिजरली, उस गांव में खिजरी का पेड़ मिलता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। खिजरी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खिजरली गांव में मिलते हैं। अगला पॉइंट है इसी में दिया हुआ, खिजरी के पेड़ की फलियां की सब्जी बनाई जाती है।
खिजड़ी के पेड़ की फलियां से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। अब आपका आ गया, तो वो तो पढ़े हम खिजड़ी वृक्ष के बारे में। अब आपके सामने आ गया अगला एक और अध्याय, बिहार, मुजफ्फरनगर बोचहा गांव। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ दिया जाता है बोचहा कहाँ पड़ता है, बोचहा गांव कहाँ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है बोचहा गांव। ठीक है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार के बोचहा गांव में। अगला है, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग? बोचहा के लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव है बोचहा, वहाँ के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि लीची का पेड़ बहुत क्या है पाए जाते हैं, और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है। कहाँ के लोग? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव के लोग। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। ठीक है। आप जाके कोर्स करके सीख सकते हैं मधुमक्खी किस तरह से पाला जाता है उसके बारे में। अगला पॉइंट है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनेगा आपका कि मधुमक्खी पालन करने का समय क्या होता है, कौन सा महीना होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा इस बात को, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का समय होता है। ठीक है। तो यही प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन करने का समय क्या होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर, याद रखिएगा इस बात को। अगला है पॉइंट आपके सामने, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के जो फूल होता है किस महीने में खिलता है? फरवरी में, याद रखिएगा। और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होती है, और मधुमक्खी के एक बक्से से कितना किलो शहद प्राप्त होता है? 10 किलो। ठीक है। और मधुमक्खी जो होता है लीची के फूल को लुभाते हैं, और लीची का जो फूल होता है वह फरवरी माह में खिलता है, और मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। ये तो पढ़िए हम अभी आपको बिहार के बोचहा गांव के बारे में। ठीक है। कि वहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है। वहाँ पर मधुमक्खी पालने के लिए लोग जो है ना क्या करते हैं कि लीची वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में। और लीची जो होता है वह मधुमक्खी को बहुत लुभाता है, और लीची का जो पौधा होता है उसमें फूल फरवरी माह में आता है। ठीक है। इसके बारे में अब पढ़ेंगे हम मधुमक्खी का छत्ता के बारे में। देखिए मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अंडे देने की काम कौन करता है? रानी मधुमक्खी। याद रखिएगा, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो रानी मधुमक्खी क्या होती है? अंडे देने की कार्य करती है। याद रखिएगा इस बात को। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो उसका कोई काम ही नहीं होता। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। रानी मधुमक्खी अंडे देती है और नर मधुमक्खी कोई काम नहीं करता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसी में, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है शहद के लिए। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है शहद के लिए। फूलों का रस भी यह यहीं ढूंढती है।
जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है। रानी मधुमक्खी जो होती है वह अंडे देती है। ठीक है। नर मधुमक्खी कोई काम ही नहीं करता है छत्ते में। तो और छत्ते में बहुत सारी जो काम करने वाली जो मधुमक्खी होती है, ठीक है, वह दिन भर काम करती है शहद के लिए। फूलों का रस भी यहीं ढूंढती है। जहाँ जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का क्या करता है, डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खी को भी पता चल जाता है, मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती है। ठीक है। काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती है इसी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं को होता है। श्रमिक मधुमक्खी इसको कहते हैं। ठीक है। काम करने वाली श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो दिन भर क्या करता है, शहद की खोज में रहती है। ठीक है। और जब उसको शहद प्राप्त, कहीं पर शहद मिलती है, ठीक है, तो वो उस तरह वह एक प्रकार का डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खी को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या है, शहद है। ठीक है। तो काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से क्या करता है, शहद बनाती है। ठीक है। और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, श्रमिक मधुमक्खी का। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। रानी मधुमक्खी का काम है सिर्फ अंडे देना, और श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वह क्या करता है, पूरे दिन जो है ना वह शहद की खोज के लिए जो है ना इधर उधर घूमती रहती है, और जहाँ पर शहद उसको मिल जाती है, फूलों का रस ढूंढती रहती है शहद के लिए, और जहाँ पर उसको रस मिल जाता है तो वो एक तरह से क्या करता है, डांस करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खी को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर रस उपलब्ध है, रस है वहाँ पर। ठीक है। तो काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती है, श्रमिक मधुमक्खी, वो दिन भर वह क्या करता है, रस की खोज में रहता है, और इन्हीं बेचारी का काम है बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी की रहती है। ठीक है। किसको, श्रमिक मधुमक्खी को। और रानी मधुमक्खी का काम है सिर्फ अंडा देना। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, शहद के बिना सारी मधुमक्खी भूखी भी रह सकती है। शहद के बिना सारी मधुमक्खी क्या है, भूखी भी रह सकती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम नहीं करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। छत्ते में जो नर मक्खी होता है, नर मधुमक्खी होता है, वह छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। ठीक है। छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वह पूरे भर दिन रस की खोज में रहता है, और वही बेचारी जो है ना रस ढूंढ कर लाती है। फूलों के रस से रस ढूंढ फूलों से क्या करते हैं, रस ढूंढ कर लाती है फूलों से, और उसके बाद जो होता है ना वो छत्ते में आती है, और शहद बनाने का काम भी वही करती है, और बच्चे को भी देखभाल करती है। वही कौन, श्रमिक मधुमक्खी। अब आपका अगला है चींटी, दीमक और तताया। चींटी, दीमक और तताया, ये क्या हो, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। चींटियाँ भी क्या करती है, मिलजुल कर रहती है। चींटियाँ का काम बटा रहता है। चींटी का भी काम क्या होता है, बटा रहता है। रानी चींटियाँ सिपाही चींटियाँ अंडे देती है। रानी चींटियाँ सिपाही चींटियाँ अंडे देती है, बिल का ध्यान रखती है। देखिए, रानी चींटियाँ क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अंडे देने का काम कौन करता है, रानी चींटी, और बिल को ध्यान रखने का काम कौन करता है, सिपाही चींटी। ठीक है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। काम करने वाली जो चींटियाँ होती है वह भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। आपका अगला पॉइंट है, आपका अगला टॉपिक है पक्षियों के कान। पक्षियों के कान। पक्षियों के कान दिखते नहीं है। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी सूंघता है। पक्षियों के क्या होता है, कान नहीं होता है,
उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे एक छेद होता है, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं और यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से क्या करता है पक्षी सूंघता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बोरा व चेवा। बोरा व चेवा यह क्या है? बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार हैं। बोरा क्या है? चावल के प्रकार है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ दिया जाता है। बोरा क्या है? तो बोरा व चेवा जो है ना, चावल के दो प्रकार होता है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। बोरा और चेवा क्या है? तो चावल के दो प्रकार होता है और जो कि पकने के बाद क्या हो जाता है? चिपचिपे हो जाता है और इसे कहाँ खाया जाता है? तो असम में खाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार होता है, पकने के बाद कैसा हो जाता है? चिपचिपे हो जाता है और इसे कहाँ खाया जाता है? असम में खाया जाता है। अब है आपका अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं मलयालम में, ठीक है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है। मलयालम की भाषा में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं, ठीक है, अमुम्मा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चिटप्पन पिता का छोटा भाई होता है, ठीक है। पिता का छोटा भाई को कहते हैं चिटप्पन और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं कुंजुम्मा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को मलयालम में। अगला टॉपिक है आपके सामने कबड्डी खेल में चेरगुडो, हतुतु, हा डुडुई, छू, कीट कीट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। देखते हैं ना, कबड्डी खेलते हैं तो चेट गुडू, हो तो हा डू ई, छो, कीट कीट, कबड्डी कबड्डी, ऐसा जो है ना बोला जाता है, ठीक है, कबड्डी खेल में। अब है आपका अगला कन्नम मल्लेश्वरी। कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या थे कन्नम मल्लेश्वरी? चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और यह एक क्या थी? तो एक वेट लिफ्टर थी, ठीक है। वह 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्नम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में क्या पढ़े? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। यह क्या थी? एक वेट लिफ्टर थी। यह 130 किलोग्राम वजन तक वजन उठा लेती थी। भारत के बाहर कर्नम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीता। इनके पिताजी पुलिस में क्या थे? हवलदार थे। ये तो पढ़े हम कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में। अगला है इन्हीं के बारे में दिया हुआ। 12 साल की उम्र थी तभी से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। कौन? कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी का जब उम्र 12 साल था तभी से ही वह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाएगा, कितने साल की उम्र में कर्नम मल्लेश्वरी वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी? तो 12 साल की उम्र में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने। अगला टॉपिक है मधुबनी विहार। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि मधुबनी बिहार क्या है। बिहार में जो एक जिला है मधुबनी, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है, ठीक है। मधुबनी जिला कहाँ पड़ता है? बिहार में। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार के मधुबनी जिला में। अगला टॉपिक है इसी में। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मधुबनी के जो लोग होते हैं वह त्योहारों में क्या करते हैं? दीवारों पर चित्र बनाते हैं। पशु पक्षियों,
का जो चित्र बनाते हैं, मछली हुआ, पशु पक्षी हुआ, तरह तरह के डिजाइनिंग चित्र बनाते हैं, वह चित्र जो बनता है वह किससे बनता है? तो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? जो रंग बनते हैं चित्र बनाने के लिए, उसमें चावल के घोल होता है। ठीक है। चावल के घोल के पाउडर जो होता है, चावल के पाउडर का जो है ना, चावल पिसा हुआ पाउडर होता है, चावल का पिसा हुआ पाउडर होता है, उसमें रंग मिला दिया जाता है और रंगों के बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, फूल, पक्षी, मछली आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के मधुबनी जिले में जो चित्रकार जो घरों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, वहाँ के लोग जो घरों के दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं, वो चित्र जो होता है बनाने के लिए वो चावल के पीसी हुई चावल के पाउडर जैसे होते हैं और उसमें रंग मिला दिए जाते हैं। रंग में क्या क्या होता है? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और उसमें पीसे हुए चावल के घोल होता है। ठीक है। पीसे हुए चावल यानी पाउडर, पीसे हुए चावल पाउडर का घोल में रंग मिलाते हैं। रंग में क्या क्या मिलाते हैं? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि मिला करके वहाँ के जो लोग होते हैं चित्र को बनाते हैं। और चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु ये सब क्या बनाते हैं। कहाँ के लोग? बिहार के मधुबनी जिला के जो लोग होते हैं वो। ठीक है, वहाँ के लोग। अब है आपके सामने अगला कलचिड़ी जिसको कहते हैं इंडियन रोबिन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब क्या होता है? बिछे होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी की चोंच क्या होता है? अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। ठीक है। कलचिड़ी क्या करता है? छोटे छोटे कीड़े को खाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। और उसके घोंसले में क्या क्या होता है? पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सब क्या होता है? मिला करके वो घोंसला को बनाती है। कौन? कलचिड़ी इंडियन रोबिन। अब पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में जानकारी। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ों भी होती है। कौवा जो घोंसला बनाती है उसमें क्या होते हैं? लोहे की तार, लकड़ी की शाखा जैसी चीज़ होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, इस बात को याद रखिएगा। कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो इसका नाम होगा कोयल। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है? जो कोयल जो होता है वह कौवे की घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कोयल जो है ना वह कौवे की घोंसले में अंडा देती है और कौवा जो होता है उस कोयल के अंडे को क्या करता है? सेता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह किसके घोंसला में रहती है? तो कौवा की घोंसला में रहती है। और कौवा के घोंसला में जब अंडा देती है कोयल, तो उस अंडे को सेने का काम कौन करता है? कौवा करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है। कभी कभी कोयल क्या करता है? कौवा के अंडा को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौन ऐसा पक्षी है जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो यही कौवा होगा इसका। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब है आपका फाख्ता। फाख्ता क्या है कि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। फाख्ता जो पक्षी है या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता।
गोरैया गोरैया है गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। गोरैया जो है, गोरैया पक्षी यह अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। अब है आपका कबूतर। कबूतर क्या है? कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाती है। अब आपका अगला है बसंत गौड़ी। बसंत गौड़ी है, बसंत गौड़ी यह गर्मियों में पेड़ में टूक टूक करते रहते हैं। यह गर्मियों में पेड़ों में टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं। कौन? बसंत गौड़ी। बसंत गौड़ी जो है ना, पेड़ या गर्मियों में पेड़ों में टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं। कौन? बसंत गौड़ी। बसंत गौड़ी जो है वह पेड़ के तनों में छेद बनाकर रहते हैं। ठीक है। अब है आपका अगला दर्जिन चिड़िया। टेलर बर्ड जिसको कहते हैं, दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। इसका नाम ही है दर्जिन चिड़िया। यह क्या करती है? अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है और उसके पत्ते के बीच की बनी घेली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक है। यानी वह नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में जो घर टाइप का जो बन जाता है घोंसला, उसको उसमें क्या करती है? वह अंडे देने के लिए तैयार करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है आपके सामने शक्कर खोरा। शक्कर खोरा क्या था? यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा का घोंसला किस तरह होता है? तो झाड़ी की लटकती डाली पर यह अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शक्कर खोरा। तो शक्कर खोरा के बारे में क्या पढ़े? यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। अगला है आपके सामने, अगला है शक्कर खोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। इसमें मकड़ी के जाल भी होते हैं। शक्कर खोरा जो होते हैं वह लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और उस घोंसले में क्या क्या चीज़ होता है? तो उस घोंसला में होता है घास की पतली टहनी, सूखे पत्ता, रुई, पेड़ की छाल की डाली पर यह क्या करता है? अपनी लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और इसमें मकड़ी के भी जाल होते हैं। अगला है आपके सामने, घोंसला टुकड़े मकड़ी के जाल और कपड़ों के चित्रों से बनाते हैं। कौन बनाता है? शक्कर खोरा। ठीक है। कौन बनाता है? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा जो होता है वह क्या करता है? घोंसला टुकड़े मकड़ी के जाल और कपड़े के चित्रों से भी बना लेते हैं। अब है आपका अगला, नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगे उनमें अंडा दे देता है। देखिए, स्वयंवर रचाते हैं। नर बीवर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता है और मादा बीवर पक्षी क्या करता है कि जो घोंसला उसको अच्छा दिखाई देता है उसी घोंसला में जाकर के क्या करती है? वह अंडा दे देती है। कहती है कि चलो ये तुम ही मेरा क्या है? मेरा पति हो। यानी उसमें जाकर के वो अंडा दे देती है। कौन? मादा बीवर पक्षी, यानी स्वयंवर रचा लेती है। तो नर बीवर पक्षी अपने घोंसला बनाता है और मादा बीवर पक्षी आती है। सभी नर बीवर पक्षी द्वारा जो बनाया हुआ घोंसला रहता है उसको देखता है और उसमें घोंसला में जो सबसे अच्छा उसको दिखता है, मादा बीवर पक्षी को उस घोंसले में जाकर के वो रह जाती है। उसमें क्या करता है? अंडा दे देती है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसला बनाते हैं। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर घोंसला बनाता है और मादा बीवर क्या करता है? जो घोंसला उसको पसंद होता है उसमें जाकर के क्या करता है?
अंडे दे देती है, ठीक है, स्वयंवर रचा लेती है। अगला पॉइंट है आपके सामने, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जबकि अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर क्या करता है, उड़ जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला पॉइंट है, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे जमीन पर और पानी में। अगला पॉइंट है, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन उड़ने में असमर्थ है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है लेकिन उड़ने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपके सामने, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। हमिंग बर्ड पीछे और आगे दोनों दिशाओं में उड़ने में सक्षम है। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड है और हमिंग बर्ड पीछे और आगे दोनों दिशाओं में उड़ने में सक्षम है, यानी वह आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकती है। कौन, हमिंग बर्ड। अब है आपका अगला टॉपिक, जानवरों के दांत के बारे में जानकारी। जानवरों के दांत के बारे में जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। आगे के दांत छोटा होता है, ठीक है, और आगे के दांत छोटा होने के कारण क्या है कि पत्ता को काटता है, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत जो होता है वो चपटा और बड़ा होता है। किसका, गाय में। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, वह क्या करता है बल्कि पूरा निगल जाता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा क्या है, घिसते रहते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती है, जैसे चील, बाज और गिद्ध। यह क्या है, हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। कौन, चील, बाज और गिद्ध। कुछ पक्षी जो होता है वो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। उसमें कौन कौन है, चील है, बाज और गिद्ध है। अगला टॉपिक है इसी में, नल्लामारा आंध्र प्रदेश में है, बाजारा गांव महाराष्ट्र में है, कफ परेड मुंबई में है और होलगुडी कर्नाटक में है। ठीक है, होलगुडी गांव कहाँ है, कर्नाटक में, कफ परेड मुंबई में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है और नल्लामारा आंध्र प्रदेश में है। अब चलते हैं आपका अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। इसकी ऊंचाई कितना होता है, 11 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ, किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितना होता है, 11 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला है, इस रेगिस्तानी ओक की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि
वे पानी तक न पहुंच जाए। वाह, देखिए रेगिस्तानी ओक की पेड़ की जड़ 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, इतना गहरी उसकी जड़ें होती हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने। अगला टॉपिक है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा होता रहता है, जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। कहाँ के लोग? रेगिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, ओक पेड़ मिलता है, वहाँ के लोग जो होता है, जब पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपका अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बिहू का त्यौहार। इसमें क्या है? बिहू का त्यौहार है। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। क्यों मनाया जाता है? तो नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है बिहू त्योहारों में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है। बिहू त्यौहार में औरतें किस रंग के कपड़े पहनती हैं? तो पीले रंग की कपड़े पहनती है। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। लड़कियां जो है रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है और औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। कहाँ पर? असम में। जब बिहू जो त्यौहार जो मनाई जाती है, उसमें औरतें जो होती है वो पीले रंग के कपड़े पहनती है और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। अगला है टॉपिक आपके सामने विवेला घर। विवेला घर क्या है? उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बिहू के पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। और भेला घर असम में घास और बांस से बना घर होता है। भेला घर क्या होता है? असम में घास और बांस से बना घर होता है, जिसको क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। कहाँ पर? असम में। चेवा चावल, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। चेवा चावल क्या होता है? तो चेवा चावल ताव यानी कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई में इस पर रख देंगे तथा उस केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। चेवा चावल कैसे बनाया जाता है असम में? तो इसको क्या करता है कि कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालता है पहले। ठीक है, पानी उबालने के बाद भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई पर रख देते हैं। ठीक है, पहले तो पानी उबालते हैं, उसके बाद भींगे हुए चावल को कढ़ाई में रख देते हैं। ठीक है, और उसके फिर क्या करते हैं? केले के पत्ते से ढक देते हैं। थोड़ी बाद क्या होता है कि चेवा जो है ना, चेवा चावल होता है ना, वो खाने के लिए बनकर तैयार हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार हैं, जो कि पकने के बाद क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार होता है, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। और बोरा और चेवा कहाँ खाया जाता है? असम में। ठीक है, और यह चावल के दो प्रकार होता है। अगला टॉपिक है आपके सामने। अगला टॉपिक है भात सुक्तो। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी। भात सुक्तो क्या होता है? चावल और रसे वाली सब्जी होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर है, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है? पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में। और यहाँ के अधिकतर लोग कैसा होता है? बुनकर होते हैं। और यहाँ पर जो साड़ी बनाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। अगला टॉपिक है आपके सामने लद्दाख में। तो लद्दाख में माँ को आमले कहते हैं। आमाले। ठीक है,
लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले और बाबा को मेमेले कहते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। प्रश्न पूछ दिया जाएगा लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं, तो आमाले, पिता को आवाले और बाबा को मेमेले कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह किसके लिए फेमस है, तो इत्र के लिए फेमस है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। अगला टॉपिक है, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियाँ और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगला टॉपिक है, बर्फ पर पैर जमते हुए ध्यान से चलना चाहिए। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपके सामने, उत्तराखंड। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाए जाते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता पाए जाते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। ठीक है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। अगला है टॉपिक, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। जानवरों के शरीर पर जो आप डिजाइन देखते हैं वह किसके कारण होता है, तो शरीर पर बाल होने के कारण होता है। ठीक है। शरीर की बाल होने के कारण उसकी खाल पर डिजाइन आपको दिखाई देता है, तो शरीर के बाल के होने के कारण। अगला है, गोवा से केरल तक की रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने सुरंगें? 52 सुरंगें और 2000 पुल है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। यह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। यह फूलों की घाटी कहलाती है। ठीक है, यह इस बात को याद रखिएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल से सब्जी बनती है और केरल में केले की फूल से सब्जी बनाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से पकौड़े बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से पकौड़े बनाए जाते हैं। केरल में केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ दिया जाता है परीक्षा में। अगला है टॉपिक आपके सामने, गुलदावड़ी जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। गुलदावड़ी जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े को रंगा जाता है। अगला टॉपिक है आपके सामने, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। अगला टॉपिक है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबाल लेना है। ठीक है। अगला टॉपिक है आपके सामने, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। प्याज उगाने का समय जुलाई का महीना होता है। कर्नाटक में हल को कोड़ीगा कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं?
कूड़ीगे, कूड़ीगे कहते हैं कर्नाटक में हल को। अगला पॉइंट है कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपके सामने, खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। ठीक है, कर्नाटक में हंसिया को इल्गे कहा जाता है। कर्नाटक में हंसिया को क्या कहते हैं, इल्गे कहा जाता है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही क्या है, सड़ जाएगी। अगला है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, ये है आपका अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में है। अगला टॉपिक है दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए अगला टॉपिक है गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। ठीक है, गंदा पानी पीने से क्या होता है, दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में क्या है, पीते रहना चाहिए। अगला टॉपिक है आपके सामने, अगला टॉपिक है कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। घास की जो जड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला टॉपिक है घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला होता है। वाह, घास का जो पौधा होता है जितना आपको ऊपर दिखाई देता है ना, उतना ही नीचे भी वो जमीन के अंदर तक फैला रहता है। अगला टॉपिक है आपके सामने, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। देखते हैं ना कि बरगद का जो पेड़ होता है उसे जो टहनी निकले रहता है, बच्चे लोग उसको पकड़ करके झूला झूलते रहते हैं, तो जो टहनी होता है ना वो बरगद की जड़ होता है। ठीक है, वो जड़ क्या है कि बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर भी क्या है, चली जाती है। अगला टॉपिक है आपके सामने, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। ठीक है, ये सब पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि कौन सा गांव कहाँ पर है। तो गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गिज्जू भाई वेदिका गुजरात में रहते थे, वे बच्चों के लिए मजेदार किस्सा और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। ठीक है, गिज्जू भाई वेदिका गुजरात में रहते थे, वे बच्चों के लिए मजेदार किस्सा और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। अगला है पॉइंट, चेन्नई से कोची ट्रेन से जाने में कितना घंटा लगता है, 12 घंटा लगता है। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाकों में है, वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, वहाँ पानी बहुत कीमती है, वहाँ न बारिश है और न ही नदियाँ, न ही झील, न ही तालाब, जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। कहाँ पर, अबू धाबी में। इसी में एक और पॉइंट अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। और अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और अबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। अबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है, तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखते हैं, क्योंकि वह मरुस्थली है, रेगिस्तानी है, तो वहाँ सिर्फ खजूर ही आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, अबू धाबी में, क्योंकि वहाँ वहीं एक ऐसा पेड़ है जहाँ वह उग सकता है, खजूर। ठीक है, तो खजूर का पेड़ कहाँ मिलता है आपको, अबू धाबी में। ठीक है, और वहीं एक ऐसा पेड़ है जहाँ वह वहाँ पर उग सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने वहीदा प्रिज्म। तो वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये जम्मू कश्मीर के रजौली ज़िले से है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी पैरेड की कमान क्या है, संभाली थी। तो वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर है। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये जम्मू कश्मीर के रजौली ज़िले से रहने वाली है। ठीक है, ये महिला है जिन्होंने एक पूरी पैरेड की कमान संभाली थी। ठीक है, ये भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर है, इस बात को आप याद रखिएगा। प्रिज्म से तात्पर्य है यह 7 रंगों का
दिखलाता है। ठीक है, पेज में से आप सूरज के प्रकाश को गुजारिएगा तो वह क्या है, 7 रंगों उससे क्या है, दिखाई देता है। इस बात को आप याद रखिएगा, 7 रंगों में दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका क्लास 4th का जितने भी आपका चैप्टर दिया हुआ था उस सभी चैप्टर का पूरा निचोड़ हम कर दिए। ठीक है, आपको ईवीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा हम निचोड़ कर दिए। फिर आपको दोबारा इस किताब को फिर आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न था वो सही प्रश्न को हम निचोड़ करके आपके सामने लेकर आए थे। और इतना ही से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतना मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि इससे बाहर आपको परीक्षा में पूछा